हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रेस परीक्षा कक्षा 11th की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सामाजिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल दोस्तों 20 क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, आपको एक एक क्वेश्चन का ईमानदारी से जवाब देना है। अगर आप दोस्तों 20 में से 15 प्लस क्वेश्चंस का बिल्कुल सही जवाब दे पाते हो ईमानदारी से, तो दोस्तों आप इजीली नवोदय विद्यालय एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मेरे आंसर देने से पहले पहले खुद आंसर देना, फिर मिला के देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, कौन सा नारा था वो आपको बताना है। पहला है लिबर्टी सोवर्निटी फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता संप्रभुता बंधुत्व। दूसरा है समानता एकता संप्रभुता। तीसरा है स्वतंत्रता राष्ट्रीयता एकता। और चौथा है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। तो आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो जल्दी से दोस्तों बताइए आपका सही आंसर यहाँ पे क्या है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, यानी लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। ये दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट नीडेड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। नोट नीडेड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों नोट वाले आते हैं, आपको उनका खास ध्यान रखना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, नोट के चक्कर में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो उत्पादन क्रियाओं में इनमें से किस प्रकार के संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये आपको बताना है। पहला दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है बिजली की कमी यानी कि स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा है मुद्रा यानी मनी। चौथा है मानव प्रयास यानी ह्यूमन एफर्ट्स। तो इनमें से आपको बताना है कि किस प्रकार के संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसमें, उत्पादन क्रियाओं यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। दोस्तों ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है ना, फिर आंसर देना। तो देखो इसका क्या होगा दोस्तों, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उसमें प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। मनी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। ह्यूमन एफर्ट्स की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। और इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जगह क्या लिख दिया, स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कमी लिख दिया। बिजली की आवश्यकता होती है दोस्तों, लेकिन इसने पूछा नहीं पड़ती, तो बिजली की कमी, तो बिजली की कमी की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिजली की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, नहीं वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट बिना समझे इसको गलत कर देते हैं। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली। यंग इटली का निर्माता कौन था, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला है दोस्तों हिटलर। दूसरा है मैसिनी या मैजिनी इसको बोलते हैं। तीसरा है बिस्मार्क। चौथा दोस्तों लुइस 16वां। तो आपको बताना है यंग इटली का निर्माता कौन था, फाउंडर कौन था। तो बहुत ही सिंपल, आपको पता होगा दोस्तों, यंग इटली का निर्माता किसे कहा जाता है, मैजिनी या फिर मैथिनी भी इसको बोल देते हैं। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। यहाँ पे विच आएगा दोस्तों, रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, यानी कि रोल्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन है 1917, 1918, 1919 या फिर 1920। आपको बताना है किस ईयर में दोस्तों रोल्ट एक्ट को पारित किया गया था। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 1919 में दोस्तों रोल्ट एक्ट को पास किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, इन विच ईयर रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। रूसी क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई आपको बताना है। रशियन रिवॉल्यूशन, पहला है 1914 में, दूसरा 1915, तीसरा 1916, चौथा ऑप्शन है 1917 में। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन आपको पता होगा। रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति दोनों आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन दोनों में से एक दोस्तों आने की बिल्कुल संभावना है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो रूसी क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई आपको बताना है। दोस्तों रूसी जो क्रांति है वो 1917 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसको पता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टर्शरी एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया है। तृतीय क्रिया यानी टर्शरी एक्टिविटी कौन सी है आपको बताना है। पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा है माइनिंग, तीसरा क्वेरिंग यानी बटोरना, चौथा एग्रीकल्चर यानी कृषि। दोस्तों तृतीय एक्टिविटी आपको बतानी है। तृतीय में दोस्तों जो सेवाएं वगैरह होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तो इनमें से कौन सी सेवा है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट एक सेवा है, तो ये टर्सरी एक्टिविटी है, तृतीय क्रिया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हेन मोर पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री देन रिक्वायरमेंट देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड। यानी जब किसी उपक्रम में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जब किसी भी
इंडस्ट्री में, उपक्रम में आवश्यकता से ज़्यादा दोस्तों लोग कार्यरत होते हैं, ठीक है ना, जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? पहला दोस्तों मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर एक्सेस लेबर, अतिरिक्त श्रम, या फिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि शिक्षित बेरोजगारी, या फिर डिस्गाइज्ड या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो बहुत ही सिंपल, आपको पता होगा दोस्तों इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। डिस्गाइज्ड या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विच इज मोस्ट नॉर्मल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी दोस्तों जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका निवेश का सबसे सामान्य ढंग कौन सा, वो आपको बताना है। निवेश का सामान्य ढंग कौन सा है वो आपको बताना है। विच इज द मोस्ट नॉर्मल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला है मेकिंग ए ग्रुप ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, यानी छोटे उत्पादकों का समूह बनाना। दूसरा दोस्तों नए कारखाने खोलना यानी ओपनिंग न्यू फैक्ट्रीज। तीसरा दोस्तों स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना यानी परचेजिंग न्यू लोकल कंपनीज। और चौथा दोस्तों स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना यानी पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। तो आपको बताना है दोस्तों सामान्य ढंग, कॉमन स्टाइल कौन सा है एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज का, तो आपको पता होगा दोस्तों वो कौन सा है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड एट, जो मानस वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? असम में है, झारखंड में है, राजस्थान में है, फिर यूपी में है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। मानस वन्य जीव अभयारण्य, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? असम में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों वट वाज रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट क्या थी? रिंडरपेस्ट क्या था या क्या थी? पहला है एक मवेशी प्लेग, एक कैटल प्लेग। दूसरा है मनुष्यों की महामारी, ह्यूमन एपिडेमिक। तीसरा है एक विदेशी आक्रमणकारी यानी कि एन एलियन इन्वेडर। चौथा है एक सैनिक टुकड़ी यानी कि ए डिटैचमेंट। तो इनमें से रिंडरपेस्ट क्या था या क्या थी वो आपको बताना है। दोस्तों आपको पता होगा, आपने लेसन अच्छे से पढ़ा होगा हिस्ट्री का। रिंडरपेस्ट दोस्तों एक बीमारी थी, एक प्लेग था जो कि पशुओं यानी मवेशियों में होता था। तो एक मवेशी प्लेग, एक कैटल प्लेग था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और अभी रहते हैं। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए उनकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो वो कब पास किया गया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1870, ऑप्शन बी है 1874, ऑप्शन सी है 1878 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1882। तो आपको बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया, कब लागू किया गया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये किया गया था 1878 ईस्वी यानी एडी में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों देर आर डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, भारत में डैश राज्य व डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको बताना है, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको पता भी होना चाहिए, आप भारत के लोग है ना, भारत के निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी चेंज हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता होगा, जिनको नहीं पता है दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको बता दें कि पहले दोस्तों 29 राज्य होते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन एक दोस्तों जो राज्य है जम्मू कश्मीर उसको कम कर दिया गया है, अब राज्य रह गए हैं 28 और जम्मू और लद्दाख दो नए दोस्तों क्या बने, केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जिससे वो कितने हो गए थे 9। लेकिन दोस्तों दो जो दमन दीव और एक और है दोस्तों, उनको दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया गया है। तो दोस्तों 9 से दोबारा कितने हो गए थे, 8 हो गए थे। तो 28 और 8, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नेम गिवन टू द मूवमेंट्स दैट रेज द डिमांड फॉर इक्वलिटी फॉर वुमन इन पर्सनल फैमिली एंड पब्लिक लाइफ एट पर विद मैन, यानी दोस्तों पुरुषों के बराबर औरतों हेतु व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सार्वजनिक जीवन में बराबरी की मांग उठाने वाले आंदोलनों को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है। तो वो आपको बताना है। पहला है दोस्तों वुमेन्स मूवमेंट यानी स्त्री प्रधान आंदोलन, दूसरा है एंटी मेल मूवमेंट पुरुष विरुद्ध आंदोलन, तीसरा है फेमिनिस्ट मूवमेंट नारीवादी आंदोलन, चौथा है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन। तो दोस्तों पुरुषों के बराबर
औरतों हेतु व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक जीवन में बराबरी की मांग उठाने वाले जो आंदोलन है उनको कहा गया है नारीवादी आंदोलन यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी फॉर्म्ड। भारतीय जनता पार्टी है उसका गठन कब हुआ था वो आपको बताना है। बीजेपी का गठन कब हुआ था दोस्तों वो आपको बताना है, और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है और वो किस पार्टी से, ये भी आपको बताना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा है 1981, तीसरा है 1982, चौथा है 1984। तो भारतीय जनता पार्टी इसका गठन कब हुआ था? 1980 में हुआ था। आपको याद रखना है 1980 में। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज एन आयरन ओर, यानी लौह अयस्क का योग किस प्रकार का संसाधन है वो आपको बताना है। जो लौह अयस्क है आयरन ओर है वो कैसा संसाधन है? रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय है, ठीक है ना, बायोटिक यानी जैव है, फ्लो यानी प्रवाह है, यानी या फिर नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय योग्य है। तो आपको बताना है दोस्तों जो आयरन है, तो आयरन दोस्तों आपको पता होगा आयरन जो है वो अनवीकरणीय योग्य है, अनवीकरण योग्य यानी कि नॉन रिन्यूएबल है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, यानी इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो रबी और खरीफ आपको पता होगा दोस्तों, मैंने क्लास 8 वालों को ट्रिक बताई थी याद करने की, एक तो कंजूस और एक रोम, ROM रोम। ठीक है ना, के से खरीफ होती है, जे से जून, एस से सितंबर। तो खरीफ फसलें जून से सितंबर तक उगाई जाती हैं, और आर से रबी, ROM रोम यानी अक्टूबर से मार्च, और जो रबी फसलें वो अक्टूबर से मार्च में उगाई जाती हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बताना है कि रबी फसल यहाँ इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों जो चावल है वो तो जून से सितंबर में उगाई जाती है, तो खरीफ हुई। ठीक है ना, जो चना है, चना वो क्या है दोस्तों? रबी फसल का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, गेहूं हो गया, चना हो गया, ये दोस्तों क्या है? रबी फसलें होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड। जो मोनाजाइट रेत होता है, बालू होता है, उनमें निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है वो आपको बताना है। पहला है मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल पाया जाता है, या फिर थोरियम, या यूरेनियम, या फिर कोयला यानी कि कोल पाया जाता है। तो दोस्तों जो मोनाजाइट रेत है, मोनाजाइट सैंड है, या मोनाजाइट बालू इसको बोल देते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ठीक है ना, कौन सा मिनरल पाया जाता है? थोरियम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा, यानी निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो ये आपको बताना है। पहला है स्टील उद्योग, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा है IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उद्योग है वो। तो आपको बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा है। दोस्तों जो आपको पता होगा जो टेलीफोन, कंप्यूटर वगैरह है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, तो इनको कौन सा उद्योग बनाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इनको बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ डैश, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र डैश के आधार पर विभाजित होते हैं। आपने सुना होगा ये प्राइवेट सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर है, तो ये सेक्टर किस बेस पे डिवाइड किए जाते हैं वो आपको बताना है। ठीक है ना, किस आधार पे इनको विभाजित किया जाता है। पहला है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, रोजगार की शर्तों के आधार पर। दूसरा है द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक गतिविधि के स्वभाव के आधार पर। तीसरा दोस्तों ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, यानी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर। और चौथा यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज, यानी जो उद्यम है उसमें श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो दोस्तों आपको पता होगा जो प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर वो किसके बेस पे होता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, यानी ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज। जो दोस्तों जिस पे किसका अधिकार है सरकार का वो क्या हो जाएंगे? पब्लिक यानी सरकारी हो जाएंगे, और जिस पे किसी निजी का अधिकार है वो दोस्तों प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी किसी निजी व्यक्ति का या कंपनी का अधिकार है वो क्या हो जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर हो जाएंगे। तो सी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस, यानी वैश्वीकरण ने जीवन स्तर सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो किसके जीवन स्तर सुधार में सहायता पहुंचाई है वो आपको बताना है। किसकी लिविंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट आया ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो आपको बताना है। पहला है सभी लोगों के, ठीक है ना, यानी कि ऑफ ऑल द पीपल। दूसरा है ऑफ पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो विकसित देशों के लोग हैं सिर्फ उनके जीवन में सुधार आया है। तीसरा है ऑफ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देशों के श्रमिक हैं
उनके जो जीवन स्तर में क्या है सुधार आया है, या फिर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका कमेंट में आपको आंसर खुद बताना है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे सही बताएंगे, वहाँ से आपको सही आंसर भी इसका पता चल जाएगा। साथ ही आपको कमेंट करके ये बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। क्या आपके दोस्तों 16 से ज़्यादा यानी कि 15 प्लस क्वेश्चन सही हैं, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने बाकी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि और भी जब भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।